हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना तिवारी फ्रॉम लेट्स फ्लाई यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप टीजीटी इंग्लिश एस्पायरेंट हैं या पीजीटी इंग्लिश एस्पायरेंट हैं या नेट एस्पायरेंट हैं या फिर गेट एस्पायरेंट हैं, या आपका सब्जेक्ट कभी लिटरेचर रहा है या इंग्लिश से आप डीएसएसबी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जाने बिना आपका कोई काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि अभी तक हम जितने भी राइटर्स पढ़ते थे, चाहे वो शेक्सपियर हो, मिल्टन हो, तो हमने उनको अलग अलग पढ़ा हुआ है, लेकिन किस एज से वो बिलोंग करते हैं अगर हम बिल्कुल हिस्ट्री स्टार्टिंग से जान लेंगे तो हमको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन किस एज से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमको कुछ भी रटना नहीं है। और हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जानने के लिए हमको वहाँ का फिलोसफिकल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर जब हम वहाँ के लोगों के बारे में जान लेंगे, उनका कल्चर कैसा था, तो हम ईजिली हम हिस्ट्री गेन कर सकते हैं। जैसा कि हम इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं, यहाँ का कैसा क्या बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, हम लोग ईजिली गेट कर लेते हैं। तो अगर हमें ब्रिटिश लिटरेचर जानना है, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़नी है, तो हमको वहाँ का बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो एक ओवरव्यू है, ये फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम एक एक करके पॉइंट लेके हम लोग आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। पहले एक ईजिली ओवरव्यू देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है क्या। ठीक है, तो ये पहला पीरियड है एंग्लो सैक्सन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। वैसे तो मानना है कि चौसर से ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुई है, लेकिन बीवोल्फ कहाँ से आ गया, फर्स्ट बैलेट्स कहाँ से आ गए, तो ये इसका मतलब है चौसर के पहले भी इतिहास रहा होगा। चौसर के पहले इतिहास था तो वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं उसको, या प्री चौसेरियन एज बोलते हैं। एंग्लो सैक्सन, तो यहाँ पे आता है बीवोल्फ, ये हमारा फर्स्ट पोइट्री मानते हैं इसको और बैलेट मानते हैं। तो इसके पहले भी थे एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन क्या है? एंग्लो सैक्सन एक ट्राइब थी, 3 ट्राइब्स थी, एंग्लो सैक्सन, जूट्स। ये हम लोग स्टार्टिंग से, जब हम एक एक पीरियड लेके चलेंगे तब हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। लेकिन एंग्लो सैक्सन के पहले रोमन्स थे, रोमन्स आए, रोमन्स के बाद नॉर्मन्स आए, नॉर्मन्स के बाद फिर ये जूट्स रही, फिर इन दोनों ने मिलके, जब जूट्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रही, इसलिए एंग्लो सैक्सन ही मेन माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पीरियड है एंग्लो सैक्सन पीरियड। सैक्सन क्या था? सैक्सन एक प्लेस था, और ये प्लेस था सैक्सन, जर्मनी, जो नाउ अभी जर्मन में है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से इसको जानते हैं, और हम इसको प्री चौसेरियन एज भी कह सकते हैं, क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड में चौसर थे। तो 449 to 1066। फिर है नेक्स्ट मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड बीच का, द मिडिवल पीरियड 1066 से 1500। फिर नेक्स्ट है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नॉर्मन वैसे फ्रांस की एक जगह है, यहाँ पे रहने वाले लोग, नॉर्मेंडी प्लेस था, और नॉर्मेंडी में जो लोग रहते थे उनको कहा जाता था नॉर्मन। वो 1066 से 1340 तक आता है। फिर है एज ऑफ चौसर। अब ये मिडिवल एज है, वैसे हम लोगों को ईजिली पता है कि मिडिवल एज में चौसर आते हैं, लेकिन इसमें बीच में ये जो छोटी छोटी एजेस आई हुई हैं, इनको भी हमको तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1340, ये यहाँ तक 1066 से 1500 तक हमको कवर करना है, तो ये इसी के अंदर सारी एजेस आ जाएंगी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1340, एज ऑफ चौसर 1340 1400। अब यहाँ चौसर आ गए हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर को कहा जाता है, फादर ऑफ रिनेसेंस चौसर को बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस चौसर को बोलते हैं। वैसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन शायद उनको बोलते हैं स्पेंसर को। ठीक है, गॉड फादर ऑफ इंग्लिश चौसर, गॉड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल चौसर, गॉड फादर ऑफ
अब जब गॉडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ चौसर आ गए हैं तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कौन था? हेनरी फील्डिंग थे। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मिडिल 15th सेंचुरी 400 to 1500। अब 1500 तक ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड चलेगा द रिनेशंस। अब रिनेशा इज पुनर्जागरण काल। रिनेशंस की ये स्पेलिंग ये भी होती है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछी गई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। RENASCENCE, ये भी स्पेलिंग रिनेशा की होती है। फिर है प्रिपरेशन डॉन, यानी कि रिनेशा को भी हमने पार्ट्स में बांटा है कि इसका उदय, डॉन मतलब उदय कब हुआ था। ठीक है, हाइट क्या थी रिनेशा की, फिर इसकी हाइट ऑफ रिनेशंस में कौन कौन सी एजेस आ जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रिनेशा तो सबको पता है कि रिनेशा पुनर्जागरण काल है, इसमें आ जाएंगे शेक्सपियर, आ जाएंगे एलिजाबेथन एज आ जाएगी। लेकिन इसकी अगर हमें हाइट पता चल जाए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमको ईजिली सारे राइटर्स अपने मन से याद हो जाएंगे। हाइट ऑफ रिनेशा है 1558 to 1625। 1500 to 58 प्रिपरेशन या डॉन, इसका उदय हुआ था 1500 to 1558। अब हाइट ऑफ रिनेशन है 1558 to 1625। एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज में हम लोग मानते हैं 1558 to 1603। फिर आती है जैकोबियन एज, ये 1603 से 1625। फिर है डेक्लाइन एंड ऑफ द रिनेशंस। अभी डॉन देखा हमने कि डॉन क्या था, उदय क्या था 1500 to 1558। अब आता है डेक्लाइन, एंड क्या था 1625 to 1660, 1660। फिर है इसमें आ जाती है डेक्लाइन में कैरोलिन एज, एज ऑफ मिल्टन 1625 1649। कैरोलिन एज में मिल्टन आ जाते हैं तो उनको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है कैरोलिन एज को। तो 1625 to 1649 एज ऑफ मिल्टन मानते हैं। फिर है कॉमनवेल्थ पीरियड प्यूरिटन, यानी कि 1649 to 1660। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, द न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पीरियड। ये है 1660 to 1798। द रेस्टोरेशन एज, इसी के अंदर आ जाता है द रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन 1660 to 1700। फिर है द अगस्टन एज या एज ऑफ पोप। अगस्टन एज में पोप आ जाते हैं इसलिए एज ऑफ पोप भी इसको कहते हैं। 1700 से 1745, 1700 to 1745। फिर है ट्रांजिशन एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। जब भी डॉक्टर जॉनसन का नाम आएगा तो ये बेन जॉनसन नहीं, सैमुअल जॉनसन की बात आएगी। जब भी डॉक्टर की बात आएगी तो वो सैमुअल जॉनसन होंगे। फिर है रोमांटिक पीरियड या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ 1745 to 1798। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेड दिया था, इसलिए एक पूरी एज गिन ली जाती है रोमांटिक पीरियड में, तो उसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं। जब रोमांटिक पीरियड की बात होगी तो 1745 to 1798, लेकिन जब एज ऑफ वर्ड्सवर्थ की बात होगी तो 1798 to 1837। फिर है विक्टोरियन पीरियड एज ऑफ टेनिसन। विक्टोरियन पीरियड में टेनिसन इंपॉर्टेंट राइटर हैं इसलिए एज ऑफ टेनिसन कहते हैं, क्योंकि ये पोएट ऑफ लॉरिएट भी थे, इसलिए 1837 to 1901 एज ऑफ टेनिसन। फिर है प्री रेफल्टीज 1848, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इनके हमको ईयर्स बस याद रखने हैं। 1848 to 1860। फिर एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस 1880 to 901। फिर है द एडवर्डियन पीरियड, द जॉर्जियन पीरियड। द एस्थेटिसिज्म में आ जाता है द एडवर्डियन पीरियड 901 to 1941। फिर है द जॉर्जियन पीरियड 1910 to 1936।
ये जो विक्टोरियन पीरियड है, एज ऑफ टेंशन, इसके अंदर ही ये सारी एजेस आ जाती हैं। द प्री रेफल्टीज, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, द एडवर्डियन पीरियड, द जॉर्जियन पीरियड। इसके बाद आती है द मॉडर्न पीरियड, एज ऑफ इलियट या 20th सेंचुरी, 1914 टू 1950। फिर आती है पोस्ट मॉडर्निज्म या लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वार, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था यहाँ पर। तो इसलिए ये जब इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा तो लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वार, क्योंकि ये जो डेट है 1939 1945, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। तो इसके बाद की जो एज आएगी वो कहलाएगी द पोस्ट मॉडर्निज्म या लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। तो 1945 टू 2000 तक इसको हम काउंट करते हैं द पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर आता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद 9 पॉइंट है 21st सेंचुरी 2002 टिल टुडे, यानी कि अब तक जो चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है। इसके बाद हम लोग 1 by 1 करके अगली सीरीज कंटिन्यू करेंगे।